कभी ऐसा हुआ है कि कोई कहानी या लेख पढ़ते पढ़ते पूरी की पूरी तस्वीर आंखों के सामने आ गई हो, बिल्कुल जीती जागती सी। आज हम ना इसी जादू को समझने वाले हैं कि आखिर कैसे कुछ लिखने वाले शब्दों से एक ऐसी दुनिया बना देते हैं जो सीधे मन में बस जाती है। और इसको समझने के लिए चलिए हम सब चलते हैं सुबह सुबह ताजमहल के दीदार पर। तो सवाल यही उठता है कि एक लेखक ये करता कैसे है। आखिर वो कौन से शब्द चुनता है, कौन सी तकनीक अपनाता है जो एक मामूली से दिखने वाले सीन को एक ऐसे एक्सपीरियंस में बदल देती है जिसे हम भूल ही नहीं पाते। चलिए आज इस कला के रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए इस खूबसूरत डिस्क्रिप्शन को ना परत दर परत खोलते हैं, बिल्कुल एक आर्टिस्ट की तरह जो धीरे धीरे अपना मास्टरपीस बनाता है। हम देखेंगे कि कैसे हर एक शब्द को कितनी बारीकी और कितनी सोच समझकर चुना गया है। अच्छा, तो सबसे पहली लेयर है भव्यता, सीन की ग्रैंडनेस। देखिए, लेखक हमें सीधा ताजमहल के पास नहीं ले जाता, नहीं, बल्कि पहले दूर से एक बहुत ही खूबसूरत एक पैनोरामिक व्यू दिखाता है, बिल्कुल किसी फिल्म के पहले सबसे शानदार शॉट की तरह। ये शब्द देखिए, भव्य और विस्तृत दृश्य और सुनहरी रोशनी। इन शब्दों का इस्तेमाल करते ही मानो एक स्टेज तैयार हो जाता है। हमें फौरन पता चल जाता है कि हम कहाँ हैं, दिन का कौन सा वक्त है और माहौल कितना शानदार और शांत है। तो अब जब स्टेज सेट हो चुका है तो लेखक इस पर रंग भरने जा रहा है। और ये सब कुछ रोशनी के जादू के बारे में है कि कैसे लाइट एक बेजान पत्थर में भी जान डाल सकती है। और इसकी शुरुआत होती है ताजमहल के सफेद संगमरमर से। ये बिल्कुल एक खाली कैनवस की तरह है, सुबह की पहली किरणों के जादू के लिए एक परफेक्ट बैकग्राउंड जिस पर अब सुबह अपने रंग बिखेरने वाली है। और ये रहा पहला रंग, सफेद संगमरमर पर पड़ती हल्की गुलाबी आभा। जरा इस बात पर ध्यान दीजिए, ये सिर्फ गुलाबी नहीं है बल्कि हल्की गुलाबी है। ये जो बारीकी है ना, यही इस पूरे सीन को एकदम असली और भरोसे के लायक बना देती है। अब यहाँ लेखक ने देखिए कितनी चालाकी से दो तरह की रोशनी का इस्तेमाल किया है। एक है सुनहरी रोशनी जो पूरे माहौल को, पूरे एटमॉस्फेयर को रोशन कर रही है, और दूसरी है गुलाबी आभा जो सीधे संगमरमर पर पड़ रही है। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे एक ही सूरज की रोशनी अलग अलग चीजों पर पड़कर बिल्कुल अलग अलग असर डाल सकती है, और इसी से तो पूरे सीन में एक गहराई, एक जिंदगी आ जाती है। अच्छा, तो इमारत और रोशनी की बात हो गई। अब लेखक इस तस्वीर को पूरा करने के लिए आसपास की नेचर को इसमें जोड़ता है, क्योंकि सच तो ये है कि ताजमहल अकेला नहीं है, उसके चारों तरफ एक पूरी दुनिया है। प्रतिबिंब यानी रिफ्लेक्शन, ये एक बहुत ही पावरफुल एलिमेंट है। ये न सिर्फ खूबसूरती को डबल कर देता है, बल्कि ये जो शब्द है ना, शांत जल, ये एक ठहराव, एक सुकून का एहसास कराता है। पूरे सीन में एक बैलेंस, एक सिमेट्री आ जाती है। और फिर आते हैं बाकी एलिमेंट्स। खूबसूरत मुगल गार्डन, हरी भरी घास और रंग बिरंगे फूल, ऊपर साफ नीला आसमान, ये सब मिलकर एक पूरी दुनिया बना देते हैं। और सबसे आखिर में हल्की धुंध, बस ये एक चीज इस पूरे नज़ारे को एक सपने जैसा, एक जादुई एहसास दे देती है। तो लेखक ने खूबसूरत तस्वीर तो बना दी, इसमें कोई शक नहीं, पर यह नज़ारा सिर्फ आंखों के लिए तो नहीं है ना? क्या ये सिर्फ एक तस्वीर है या इसके पीछे कुछ और भी छिपा है? असल में अच्छा लेखन सिर्फ दिखाता नहीं है, वो हमें कुछ महसूस भी कराता है। और अब हम आते हैं इस डिस्क्रिप्शन की सबसे गहरी परत पर, इमोशंस, भावनाएं। ये वो एहसास हैं जो आंखों से नहीं बल्कि दिल से महसूस किया जाता है, और यही वो चीज है जो इस पूरी कहानी को जिंदा कर देती है। यहाँ लेखक हमें 3 इमोशंस के एक सफर पे ले जाता है। सबसे पहले इस पूरे सीन की खूबसूरती से पैदा होने वाली शांति, फिर उस जगह से जुड़ा हुआ प्रेम जो ताजमहल की बुनियाद है, और आखिर में उस प्रेम कहानी का इतिहास जो सदियों से वहां की हवा में गूंज रहा है। मतलब ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, ये भावनाओं का स्मारक है। और बस इस आखिरी लाइन के साथ सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। ताजमहल अब सिर्फ एक पत्थर की इमारत नहीं रहा, बल्कि एक कहानीकार बन गया है जो अपनी अनंत प्रेम कहानी सुना रहा है। और जानते हैं, सबसे बेहतरीन राइटिंग यही तो करती है। वो हमें सिर्फ दिखाती नहीं, वो हमें महसूस कराती है। वो हमें एक पल में ले जाती है और उस पल को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना देती है।